Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So, uh, in previous video we have discussed about chemical kinetics and now in this we will do the exercise from NCERT. We have done till question number 6 and we will proceed from question number 7. So, let's start. What is the effect of temperature on the rate constant of the reaction? How can this effect of temperature on rate constant be represented quantitatively? तो ये मैंने आपको बताया था उस समय कि 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर पे जो रिएक्शन का रेट है वो डबल जाता है. सो फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल. ठीक. उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है हाउ कैन दिस इफेक्ट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली. तो क्वांटिटेटिवली मैंने बताया था हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. आर्हेनियस इक्वेशन से. आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्हेनियस इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डिवाइड बाई आर टी. ठीक है. यहाँ पे के है रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट एंड टी इज अवर टेम्परेचर. तो इस तरीके से अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है कि in a pseudo first order reaction in water the following results are obtained. Okay. Calculate the average rate of reaction between the time interval 30 to 60 seconds. ठीक है. तो एवरेज रेट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. अपने को बोला है 30 से 60 सेकंड्स के बीच में. तो 30 सेकंड्स पे कंसंट्रेशन कितनी है? 0.17 माइनस 30 सेकंड में नहीं 60 सेकंड्स पे. माइनस 30 सेकंड्स पे कितनी है? 30 सेकंड्स पे 0.31, सॉरी 0.31. और एक्चुअली इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना टाइम के साथ. दिस थिंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टाइम्स 30 सेकंड्स. तो 0.31 माइनस 0.17 इज 0.14. 0.14 डिवाइड बाय 30. What we will get? We will get 4.67 multiplied by 10 पावर -3. तो ये अपना आंसर होगा. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो दिस इज अवर आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन. रिलेटिवली सिंपल. लेट्स मूव टू 9th वन. A reaction is first order in A and second order in B. What is the differential rate equation? ठीक है. तो इसको तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछा है ना आपने से. um what we can do here is firstly write down the differential rate law. Minus d r by dt is equal to k. फर्स्ट रिएक्शन को ए ले लेते हैं, सेकेंड को बी ले लेते हैं एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन सेकेंड ऑर्डर इन बी. सो इट विल बी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर. ठीक है. फिर क्या बोला है? हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी. ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स. अगर हम बी की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे तो क्योंकि ये बी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो अपना जो रेट है वो 9 टाइम्स हो जाएगा. तो यहाँ पे अपन लोग लेंगे 2b 3b. 3b का स्क्वायर इज नथिंग बट 9b स्क्वायर. सो इट वुड बी माइनस 9 ka b स्क्वायर. सो रेट विल बिकम 3 टाइम्स. रेट विल बिकम 9 टाइम्स, सॉरी. ओके. देन क्या बोला? देन अपने से बोला है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल. ए के डबल करने से रिएक्शन की रेट डबल हो जाएगी. बी के डबल करने से रिएक्शन की रेट हो जाएगी 4 टाइम्स.
सो रिएक्शन की रेट ओवरऑल हो जाएगी 4 into 2, 8 times. ठीक है. सो रेट विल बिकम 8 times. सिंपल है. यहाँ पे अपन डबल कर दे रहे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे डबल कर दे रहे 2 बचेगा बाहर, तो 2 into 4 8, तो 8 times हो जाएगी रेट. ठीक है. तो ये मेरे 9th पार्ट के आंसर थे. सिंपल क्वेश्चन था. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे. 10th में क्या बोला है? 10th में बोला है रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट was measured for different initial concentrations of A and B as given below. Okay. What is the order of reaction with respect to A and B? तो ये मैंने बताया था आपको. कैसे देखते हैं हम? एक को कांस्टेंट कर देते हैं और दूसरे का देखते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे देखो पॉइंट टू सेम है, तो अपन लोग इसमें बी के लिए देख सकते हैं. तो बी की कंसेंट्रेशन 1/3 हो रही है, लेकिन आर नॉट पे फर्क नहीं पड़ रहा. इसका मतलब वो बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब वो बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है. और अब मेरे को जब एक ही देखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा. बी पे तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो बी की मैं कंसिडरेशन कोई भी ले लेता हूँ. इसकी मैं चेंज करता हूँ एक ही जब मैं 0.2 से 0.4 कर रहा हूँ, तो जो मेरा रेट है वो 5.07 से 1.43 10⁻⁻4 हो जा रहा है. तो ये कितना चेंज हो जाएगा, ये अपने को निकालना पड़ेगा. ओके. डू वन थिंग. फर्स्टली अपन ने ये तो देख लिया कि बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है. सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. अपने को एक रिस्पेक्ट में लिखना है, तो अपन देखते हैं एक रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे. रेट पर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.43 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए, जो कि है 0.20 की पावर लेट्स से एक्स, एंड पावर लेट्स से एक्स. ठीक है. और फिर बी का मेरे को लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि बी के रेशो में जीरो ऑर्डर की है, तो समथिंग की पावर जीरो वन ही हो जाएगी. ठीक है. और फिर दूसरा मैं लिखता हूँ 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के. इस केस में हो जाएगी, अच्छा इस केस में 0.40. ठीक है. इस केस में हो जाएगी 0.20 पावर एक्स. अब मैं बस दोनों को डिवाइड कर दूंगा. जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास के कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा 2 की पावर एक्स. 0.4/0.2 is 2. So 2 power x is equal to 1.43 into 10⁻⁻4 divided by 5.07 into 10⁻⁻5. So it will come out to be equal to 2.821. Okay. So from here we can calculate x. So x would be, taking log both sides, we will get log of 2.821. हमने दोनों तरफ लॉग लिया, मैंने लॉग बेस 2 लिया, तो उससे क्या होगा, लॉग बेस 2 में यार 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा. यहाँ पे भी लॉग बेस 2 लिया, तो लॉग ऑफ 2.821 डिवाइड बाय लॉग 2. लॉग की प्रॉपर्टी लगाई सीधी सीधी, क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉग ऑफ बेस 2 टाइम्स 2.821. मैंने उसको चेंज किया बेस 10 में, तो लॉग बेस 10 2.821 डिवाइड बाय लॉग बेस 10 2. ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की. तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ये हो जाएगा 1.496. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू 1.496, और बी के रिस्पेक्ट में जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये अपन ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस थिंग अपॉन दिस थिंग 1 इज इक्वल टू, इन दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. 0.30 की पावर वाई अपन 0.10 की पावर वाई. सो 3 की पावर वाई इज इक्वल टू 1. समथिंग की पावर समथिंग की पावर वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब है वाई इक्वल टू 0. तो बी के रिस्पेक्ट में वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और ए के रिस्पेक्ट में वो 1.496 की ऑर्डर की रिएक्शन है. सो इट इज 1.496 order with respect to A. ठीक है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. 11 में क्या दिया हुआ है? 11 में भी वही चीज है.
अपने को ABCD दिया हुआ है, अपने को बोला है कि डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ निकालने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा ऑर्डर, फिर वहीं से अपना रेट कांस्टेंट भी निकल जाएगा। तो इसको भी मैं वैसे कि मैंने 10th वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलर वे में 11th भी होगा, सिमिलर वे में 12th भी होगा। चलो फिर मैं आपको इसको orderly बता देता हूँ। देखो, अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन को सेम मानते हैं और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो जो मेरा रेट लॉ है वो मेरा 4 टाइम्स हो जा रहा है। बिकॉज 7.2 into 4, हम ये 7.2 into 4, हाँ। तो जब मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो मेरा जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। इसका मतलब इसको डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो बी के स्टेप में हो गया सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। इसको मैं वापस वैसे ही कर दूंगा। रेट इज इक्वल टू के टाइम्स इसकी पावर एक्स एंड के टाइम्स इसकी पावर एक्स 0.4। फिर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो 0.4/0.2 is 2। तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2। क्योंकि 0.3 है, 0.3 तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और एक के रिस्पेक्ट में देखने के लिए इसको सेम करना पड़ेगा। इसको सेम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 0.1 और 0.1 पे। तो इस केस में 0.1 की जगह 0.1 को मैं डबल 0.1 को 4 टाइम्स करके 0.4 कर दे रहा हूँ। इसको 4 टाइम्स करने पे, जब मेरा बी में कांस्टेंट ले रहा हूँ और ए को 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो जो मेरा डी है वो भी 4 टाइम्स हो जा रहा है। इसका मतलब वो एक स्ट्रोक में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्योंकि एक की कंसेंट्रेशन को जब मैं 4 टाइम्स करता हूँ, तो जो मेरी डी की कंसेंट्रेशन है, जो मेरे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है, वो भी 4 टाइम्स हो जा रही है। इसका मतलब इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जो मेरा रेट लॉ आएगा वो आ जाएगा के ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर एंड बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। ठीक है। बाकी इसको अपने को करके दिखाना पड़ेगा वैसे जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया था। रेट इज इक्वल टू, रेट मेरे को दिया हुआ है, इज इक्वल टू के टाइम्स ए समथिंग एक्स बी के समथिंग वाई। फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने पे अपने को 2 की पावर एक्स इक्वल टू 4 टाइप का समथिंग आएगा, फिर एक्स इक्वल 2 अपन वहां से निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या बोला अपने को? इसके बाद अपने को बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के अपॉन ए बी स्क्वायर, वहां से अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो रेट अपना अपन कोई भी ले लेंगे, मान लो 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई ए की कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइड बाई बी की कंसंट्रेशन 0.1 × 0.1, क्योंकि बी का स्क्वायर है, वहां से अपने पास रेट कांस्टेंट के वैल्यू निकल आएगी। और के की वैल्यू सेम ही रहती है, उसको मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सो इस टाइप से अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। ठीक है। फिर अपने को क्वेश्चन नंबर 12 में ऑर्डर दिया हुआ है, अपने से बोला है कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी और इस केस में क्या कंसंट्रेशन होगी, और अपने को ये बी की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसमें एक पॉइंट कर लेता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लेना 12th वाले में। लेट्स से मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। मेरे को दिया हुआ है कि जो मेरा रेट है दैट इज इक्वल टू सम के टाइम्स, मुझे पहले के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना। पहले के की वैल्यू में निकालता हूँ जिसमें मेरे को सारी वैल्यूज दी हुई है, फर्स्ट वाले में सारी वैल्यूज दी हुई है ना। वहां से निकालता हूँ 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, तो ए की कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो के इंटू 0.1 इंटू बी के रिस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर है, तो 0.1 की पावर जीरो इस बनी हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 0.1। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻, नहीं 0.1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1। ठीक है। तो ये तो हो जाएगी मेरी के की वैल्यू। अब यहाँ से मैं अपना आराम से सेकंड पार्ट कर सकता हूँ। मेरे को दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, जो मैंने निकाला 2 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई ए की कंसेंट्रेशन मेरे को निकालनी है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, या उसको मैं चलो कुछ और मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। ठीक है। एच की पावर 1 ही है, क्योंकि 28 नहीं है, 2 × 10⁻⁻1 है। इंटू एच, एच की पावर 1 ही है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और बी का मैं 0.2 की पावर जीरो लिखूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से एच निकालना है। तो यहाँ से मेरा एच कितना हो गया? एच इज इक्वल टू 4/2 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। तो 2 × 10⁻⁻1 इज नथिंग बट 0.2। ठीक है। तो सेकंड में मेरी जो एक कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी 0.2। सिमिलर वे में मैं थर्ड और फोर्थ भी कैलकुलेट कर लूंगा रेट वाले फॉर्मूला में डाल के। मेरे को इसमें एक कंडीशन पूरी दी हुई थी जिससे मैंने के की वैल्यू निकाली,
उसके बाद मैं कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। फिर आगे चलते हैं 3.13 पे। क्या बोल रहे 3.13 में? दे आर सेइंग कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। रेट कांस्टेंट मेरे को दिए हुए हैं, वहां से मेरे को हाफ लाइफ निकालनी है। ठीक है, तो देखो 200 सेकेंड इनवर्स। अब मैंने बताया जो सेकेंड इनवर्स यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, और मेरे को रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। वो मैं कहाँ से देखूंगा? वो मैं देखूंगा यूनिट से। यूनिट मेरे को दी हुई है सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? टी हाफ होता है ln 2 डिवाइड बाई के। ये कितना दिया हुआ है? 200। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा ln 2 डिवाइड बाई 200, मतलब 0.693 डिवाइड बाई 200, दैट इज इक्वल टू 3.47 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है 2 मिनट इनवर्स सेम। थर्ड पार्ट है 4 ईयर इनवर्स सेम। बस इसमें आंसर जो आएगा वो आपका आएगा मिनट में, इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ईयर्स में। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन, इसी था ये वाला भी। फिर 3.14, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके इज दिस मच। रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ से मैं निकाल लूंगा मेरी के की वैल्यू ln 2 अपॉन के करके। तो पहले निकाल लेते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाई के। टी हाफ कितना दिया हुआ है? टी हाफ दिया हुआ है 5730। दिस थिंग इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ से मैं के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 डिवाइड बाई 5730, दैट इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिखने देता हूँ ताकि वो बाद में जाके कट जाएगा। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 5730। ठीक है, तो मुझे बोला है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री। ओके, देन एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो इसमें मैं लगाऊंगा मेरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला। क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल मान लो 100, फाइनल मेरे को दिया हुआ है क्या? फाइनल में मेरे को बोला हुआ है कि हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्री, मतलब 20% वैनिश हो गया, सिर्फ 80% बचा है, तो 100/80। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे के की वैल्यू डाल दूंगा 0.693/5730। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरी टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 1845 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से अपन लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, और ट्रीज वगैरह की जो एज है वो अपन लोग इसी मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने 14th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आगे चलते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? दे आर सेइंग दैट एक्सपेरिमेंट जितना दिया हुआ है N2O5 पे डिकम्पोजिशन का। फिर मेरे को N2O5 की कंसेंट्रेशन दी हुई है। प्लॉट N2O5 अगेंस्ट ये तो अपन लोग प्लॉट तो कर ही लेंगे डेटा से। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। हाफ लाइफ निकल जाएगी ln 2/k से। जब मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो, उसमें जो मेरा स्लोप हो जाएगा वहां से मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा। और के की वैल्यू निकालने के बाद मैं अपना ln 2/k निकाल के हाफ लाइफ पीरियड निकाल लूंगा। फिर वापस ग्राफ बनाना बन जाएगा, व्हाट इज द रेट लॉ, उससे अकॉर्डिंगली अपन लोग लिख लेंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 में मुझे बोला है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर मुझे बोला है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। वापस वही चीज है, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के, मतलब 60, इंटू लॉग ऑफ इनिशियल जो भी है मान लो 1 डिवाइड बाय फाइनल कितनी है
to reduce to 1 by 16 to reduce the initial concentration of the reactant to its 1 by 16th value. So अब 1 by 16 तो हो जाएगा log of 16. log 16 कितना हो जाएगा? log 16 हो जाएगा 4 times log 2, तो हो जाएगा 2.303 by 15 times log 2. तो हो जाएगा 2.303 times, so 2.303 by 15 times log 2. So this is coming out to be approximately 4.6 multiplied by 10 power minus 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल. मैंने बस फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ लगाया है एंड आई हैव गॉट द आंसर. ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the products is strontium with half-life of this much. If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? Again, we are given T half. From there, we can calculate the value of K as 0.693 divided by T half करके अपन लोग K की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद मुझे टाइम दिया हुआ है 10 years. सो 10 years और 60 years के बाद मुझसे पूछा है ना, सो वापस बोल जाएंगे 10 = 2.303 by K जो मैंने निकाल लिया. लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल को अपन 1 ले लेंगे, फाइनल अपने को निकालनी है, फाइनल को x ले लिया, तो वहां से अपने को लॉग ऑफ 1/x मिलेगा. वहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा. सिमिलर वे में मैं 60 के लिए भी कर लूंगा. तो मैं 10 के लिए कर देता हूँ, 60 के लिए बस टाइम को 10 की जगह 60 से रिप्लेस कर देना. ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा. T = 2.303 by K times log of initial, let's say 1, divide by final, let's say x. ठीक है, K क्या हो जाएगा? K लिख देता हूँ, K हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ जो अपने को दिया हुआ है 28.1 years. ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब log x वैल्यू हो जाएगा माइनस log x. ठीक है, हो जाएगा माइनस log x, तो log की वैल्यू आएगी नेगेटिव. तो फिर मैं क्या लूंगा, फिर मैं कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, फिर लॉग की वैल्यू जो आएगी उसमें मुझको एंटी लॉग लगा के एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी. मतलब ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा 0.718 माइक्रोग्राम्स. ठीक है, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू आएगी. ये एंटी लॉग लेके करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऐसे मैंने निकाला 10 years के लिए. द सिमिलर वे अपन लोग 60 years के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो गया, फिर चलते हैं 18 पे. For a first order reaction, show that the time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of reaction. वापस वैसे करेंगे. T is equal to, मैं एक काम करता हूँ, रख सकता हूँ T99 डिवाइड बाई T90 इज इक्वल टू log 2/k, तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा. फाइनली क्या बचेगा? log ऑफ 99% completion मतलब 1% बचा है, तो 100 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा क्योंकि 19% कंप्लीट हो गया है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ 90% मतलब 100 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया है, 10% बचा है. उसके इसमें 19% कंप्लीट हो गया था, 1% बचा, तो 100/1 कर दिया था. तो लॉग ऑफ 100/10 इज नथिंग बट 10. ठीक है, अब लॉग 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स log 10. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 10. लॉग 100 को मैं सकता हूँ 10 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 डिवाइड बाई log 10, वहां से वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है, सो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि जो मेरा 99% कंप्लीशन के लिए टाइम लगता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ 90% कंप्लीशन. ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था, तो हेंस प्रूफ के बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. So in question number 19 it is given that
First reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. Again, same thing. 40 is equal to 2.303 divided by K, जो मुझे नहीं दिया हुआ, ओके, टाइम्स log of first reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. So 30% decomposition हो गया तो अपने पास 70% होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं K निकाल लूंगा, फिर K निकालने के बाद आई कैन कैलकुलेट T हाफ बाय log 2 by K, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं K के लिए सॉल्व करूंगा, then I will get the value of K to be equal to 8.918 multiplied by 10 power minus 3 minutes, ठीक है। यहाँ से K निकल आया, फिर I can easily calculate T half to be equal to 0.693 divide by K. यहाँ पे मैं K की वैल्यू डाल दूंगा and I will get my T half to be approximately 77.7 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गया, फिर 20 देखते हैं। For the decomposition of azio- azisopropane to hexane and nitrogen, the following data are obtained. Then we have to calculate the value of the rate constant. तो उसके लिए अपने को एजिसोप्रोपेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है CH3 ट्वाइस CHN, ठीक है, डबल बॉन्ड NCH CH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको जब मैं डिकम्पोज करूंगा and I will form into gaseous plus C6H14, C6H14, and this is also a gas, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा रिएक्शन। अभी T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर P0, इसका इन दोनों का 0, और फिर सम टाइम T के बाद एट टाइम T इसका प्रेशर मान लो हो जाएगा P0 माइनस P, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से P कम होगा तो यहाँ बनेगा P, और यहाँ भी बन जाएगा P, ठीक है। तो मैंने बेसिक स्टोइचियोमेट्री लगाई है, कुछ नहीं किया। इसके बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज P0 माइनस P प्लस P प्लस P, सो इट वुड बी P0 प्लस P, P0 प्लस P, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। एंड यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो मेरा कैपिटल P है वो हो जाएगा, कैपिटल P है वो हो जाएगा टोटल प्रेशर PT माइनस P0, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, जो मेरा टाइम की पे एजोस आइसोप्रोपेन का जो प्रेशर है वो कितना है, वो है P0 माइनस P। तो मैं P0 माइनस P को लिख सकता हूँ, P0 माइनस P को लिख सकता हूँ P0 माइनस PT प्लस P0, मतलब इट वुड बी 2P0 माइनस PT, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने मेरा टाइम की पे एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर लिख दिया। इनिशियल टाइम पे मुझे पता था, नाउ आई कैन अप्लाई द रेट लॉ एंड गेट माय आंसर, ठीक है। मेरे को बस यहीं तक काम करना था, नाउ आई एम डन। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ आराम से K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T। T मुझे दिया हुआ है 360 सेकेंड्स, 360 सेकेंड्स, ठीक है। 2.303 डिवाइड बाय 360 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम 360 दिया हुआ है, टाइम्स लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर,
इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, जो कि 35 माइनस 35 डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर है 2 पी नॉट माइनस पी टी, मतलब 2 into 35 70 माइनस माइनस पी टी, मतलब उस समय टोटल प्रेशर वो कितना है 54। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। समझ में आया ना, मैंने ये किस लिए कैलकुलेट किया, मैंने डिनोमिनेटर के लिए कैलकुलेट किया 2 पी नॉट माइनस पी टी। पी नॉट 35, तो 2 into 35 is 70 माइनस समय टोटल प्रेशर जो मुझे दिया हुआ 54। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने पे। यहाँ से मुझे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2.175 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 सेकेंड, 10 पावर -3 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से मैंने की वैल्यू निकाल ली, ये मैंने निकाली 60 सेकेंड्स पे। सिमिलर वे में मैं 720 सेकेंड्स पे निकालूंगा। 720 सेकेंड्स पे निकालने के बाद जो मेरी फाइनल वैल्यू क्या होता है, 2.175 इंटू 10 पावर -3। अच्छा, यहाँ पे इसको आगे ले आया था 70 - 54, सॉरी, ठीक है, सेकेंड्स। तो जैसे मैंने ये 160 पे निकाला, वैसे मैं 720 पे के वैल्यू निकालूंगा, फिर इन दोनों का एवरेज कर दूंगा, मतलब दिस प्लस दैट बाय 2, वो मेरी के की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि मेरे को यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है और मेरे को डेटा वैल्यूज दी हुई है 2, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब इसको लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और फिर लैब में ऐसे ही होता है, अपन लोग दो चार वैल्यूज निकालते हैं, फिर उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, वही अपना फाइनल आंसर होता है। तो मैं 360 पे के की वैल्यू निकालूंगा, 720 पे के की वैल्यू निकालूंगा, दोनों का एवरेज लूंगा, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा 3.20 है। सिमिलर वे में मेरा 3.21 भी हो जाएगा, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। फिर मैं आगे चलता हूँ 22 पे। तो मुझे क्या बोला है, 22 में मुझे बोला है द रेट कांस्टेंट ऑफ N2O4 एट वेरियस टेम्परेचर्स गिवन। ओके, ड्रॉ, अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है, लॉग की वजह से 1/2 इक्वेशन ग्राफ बनाना है। तो वी कैन प्लॉट दैट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ई एंड ई है, तो ये भी मुझे लिखना पड़ेगा। इसमें मुझे ग्राफ स्केच करना है, तो मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा। बट बेसिकली ग्राफ स्केच करने के बाद अपनी जो स्लोप की वैल्यू आती है वो आती है 1/t, और जो मेरा इंटरसेप्ट आएगा वो हो जाएगा लॉन के। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉन के करके मैं लॉन के इक्वल निकाल सकता हूँ, और स्लोप की जो वैल्यू आएगी उसको मैं 1/t की इक्वेट कर दूंगा, वहां से मुझे मेरी 1/t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है, बस यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ एंड मूव अहेड। ठीक है, तो अपन करते हैं 23। 23 में क्या बोला है, 23 में बोला है consider certain reaction aid to products नहीं, the rate constant for the decomposition हो जाएगा, the rate constant for decomposition of hydrocarbon is 2.418 into 10 power -5 seconds, okay, at 546 Kelvin. If the energy of activation is this much, what is the value of pre-exponential factor? सिंपल है, सीधे सीधे आरएनए से क्वेश्चन लगानी है इसमें तो। k इज इक्वल टू a e पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, मुझे रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 2.418 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5 इज इक्वल टू, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ए ही निकालना है अपने को, मल्टीप्लाई बाय ई पावर -e/आर टी, माइनस ई ए कितना दिया हुआ है 179.9 किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 डिवाइड बाई आर टी। सो डिवाइड बाई आर करना पड़ेगा मुझे, और अपने को पता है जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 0.314 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर टी, टेम्परेचर दिया हुआ है मुझे 546 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा मेरी के जो ए के लिए, तो मुझे यहाँ से सॉल्व करने पे जो मुझे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.9 10 पावर 12, 3.9 इंटू
10 पावर 12, ठीक है। और क्योंकि ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है तो इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। ये नहीं पता है तो ध्यान देना, इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, उसके बिना आप लोग एंटी लॉग ले नहीं सकते। सो यू शुड हैव द कैलकुलेटर्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 24, consider a certain reaction in two products with K is this much. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds. Okay, remaining after 100 seconds. If the initial concentration of A is 1 mole per liter. इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो T इज इक्वल टू 2.303/K, लॉग ऑफ इनिशियल इज 1 अपॉन फाइनल अपन निकालने, तो अपॉन फाइनल करके अपन लोग फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, वही अपनी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का, जो अपन ऊपर कितने बार सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस कैन बी डन इजिली। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं इसमें, सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, ठीक है। मुझे टी आप दिया हुआ है 3 वहां से मैं के निकाल सकता हूँ, कि हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 3 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 0.231 आर इनवर्स, ठीक है। फिर मुझे क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेंड आफ्टर 8 आवर्स, अगेन सेम क्वेश्चन। सो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के विच इज 0.231 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ, क्या मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। तो अपने को बोला है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग आफ्टर 8 आवर्स। तो इनिशियल अपॉन फाइनल को आई अपॉन एफ लिख देते हैं एक बार। फिर यहाँ से जब मैं आई अपॉन एफ की वैल्यू निकालूंगा, तो आई अपॉन एफ की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 6.3445, लेकिन मुझे फ्रैक्शन निकालना है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट कैलकुलेट द व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग आफ्टर 8 आवर्स। तो रिमेनिंग है एफ डिवाइड बाय फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग डिवाइड बाय इनिशियल कितना था, मतलब मेरे को निकालना पड़ेगा एफ अपॉन आई, वही होता है ना मेरा, रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग है एफ अपॉन टोटल आई। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6.3445, दैट इज इक्वल टू 0.1576। दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरे 25 का आंसर है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन follows the following equation। एक्टिवेशन एनर्जी ए निकालनी है, तो के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो ये जो मुझे दिया हुआ है ना 28,000, 28,000 इज नथिंग बट ए बाई आर, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला होता है उसमें होता है ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो ये बेसिकली 28,000 क्या दिया हुआ है मुझे, 28,000 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आराम से मैं ई कैलकुलेट कर सकता हूँ, ई इज नथिंग बट 28,000 multiplied by RT। R is 8.314, 8.314, और फॉर्मूले में मुझे एन की अपॉन टी भी दिया हुआ है, टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, उससे ए बाई आर बचेगा। तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, और ये कितनी आएगी, दिस विल कम आउट समथिंग टू बी इक्वल टू 232,791, ठीक है। एंड दिस विल कम इन जूल पर मोल। सो इसको हम लोग किलो जूल में बदले, तो किलो जूल पे हो जाएगा 232.791 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 27 में बोला था रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस। वापस वही है, log k इज इक्वल टू, मतलब k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ए बाई आर टी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई आर टी। तो ये वापस ए बाई आर की वैल्यू दी हुई है, ए बाई आर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 पावर 4। वहां से मैं ये निकाल लूंगा। एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स? हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। ओके, तो पहले तो मैं ए बाई आर से ये निकाल लूंगा। फिर मुझे बोला है कि इसका हाफ पीरियड 256 है, तो हाफ पीरियड निकालने के लिए मैं क्या निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 256। उस के को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहां से मुझे टेम्परेचर निकल आएगा। टेम्परेचर ही मुझसे पूछा है ना। हाँ तो सिंपल है, देखो क्या है। पहले तो मैं ए बाई आर कर, ए बाई आर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 पावर 4 करूंगा। वहां से मुझे मिल जाएगी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर मुझे बोला है कि हाफ लाइफ है 256, तो की हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 256। उस के को मैंने यहाँ पे डालूंगा। मैंने के की वैल्यू यहाँ डाल के मैं आराम से टी को निकाल लूंगा। सिंपल। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को फॉर्मूले पता होना चाहिए। बाकी तो वी कैन इजिली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3.28 में क्या बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ के as this much at 10 डिग्री सेल्सियस and energy of activation is this, at what temperature would k be this much? तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक आखिरी में, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा। कौन सा, log of k2 by k1 is equal to EA divided by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को जो दिया है वो मैं डाल देता हूँ। log of K2 by K1। So I have given K2 is 1.5 into 10 power 4, okay, divide by K1, which is 4.5 into 10 power 3, is equal to एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दी हुई है 60 किलो जूल पर मोल, उसको जूल में कन्वर्ट करता हूँ 60,000 डिवाइड बाय 2.303, आर हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे T2 पूछा है ना, तो T2 माइनस T1 मुझे दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 283 केल्विन। हमेशा इसमें केल्विन में टेम्परेचर दिखता है, ध्यान रखना, अगर आप सेल्सियस में लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। डिवाइड बाय 283 T2। ठीक है, तो यहाँ से मैं T2 के लिए सॉल्व कर लूंगा, मतलब मैं 283 से मल्टीप्लाई बाई T2 है, तो यहाँ से मैं T2 के लिए सॉल्व कर लूंगा। ऑन सॉल्विंग आई विल गेट माई T2 टू बी इक्वल टू 297 केल्विन, मतलब इसको वापस डिग्री सेल्सियस में चेंज करूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस होना है आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो वी कैन डू इट इजली। तो इसमें में अपना 28 भी हो गया। फिर अपन चलते हैं 29 पे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction is this much, is equal to the required for 25% completion at 308 Kelvin। ओके, वैल्यू ऑफ ए दी हुई है, मुझे बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एट 318 केल्विन एंड ई है। अगेन वही सिंपल क्वेश्चन, हम इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसमें मुझे बोला है, पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 298 केल्विन पे टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 90। मुझे 10% कंप्लीशन दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के टाइम्स लॉग ऑफ 100/90, क्योंकि मेरे को दिया हुआ 10% कंप्लीशन। एक ही क्वेश्चन तो मेरी ये आ जाएगी। फिर मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि 308 केल्विन पे, 318 केल्विन पे
नहीं, 308 केल्विन में 25% कंप्लीशन के लिए जो मेरा टाइम होगा वो इसके बराबर होगा। तो उसके लिए मैं टाइम लिख लूंगा टी डैश करके। तो वो टी डैश आएगा, वो हो जाएगा अगेन 2.303, 2.303 डिवाइड बाई के डैश लॉग ऑफ 100 बाई, इस बार 75 हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिया वही दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को बराबर कर लूंगा तो मेरे को के और के डैश का रेशियो मिल जाएगा। तो आई विल गेट के डैश बाई के, और ये सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा 2.7296। ठीक है, तो यहाँ से मुझे के डैश पे के मिल गया। अब बस मैं वापस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, लॉग ऑफ के टू बाई के वन की जगह लॉग ऑफ 2.7296 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर। मुझे आर पता है, 2.303 पता है, मुझे सिर्फ ये निकालना है। टी टू टी मुझे पता ही है 308 और 298, वहां से मुझे ए मिल जाएगा। ये मिल गया तो फिर मैं आराम से, मुझे क्या बोला है, मुझे फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है ए, तो बस मैं लगा दूंगा के इज इक्वल टू ए इक्वल माइनस ए बाई आर टी। मुझे के पता है, मुझे नहीं, मुझे के निकालना है। हाँ, तो के हो जाएगा लॉग ऑफ ए जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ई ए जो मैं आर इन से क्वेश्चन से निकाल लूंगा, लॉग ऑफ के टू बाई के वन माइनस इज इक्वल टू ई ए बाई आर। मतलब मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ, लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गया आपको। 2.72 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर, 308 माइनस 298 डिवाइड बाई 308 मल्टीप्लाई बाई 298। ठीक है, तो यहाँ से मैं, ओके, so from here I will get the value of EA, and from EA I can calculate the value of K using K equal to A e power minus EA by RT। ठीक है, मेरे पास K निकालना है, मेरे को A दिया हुआ है क्वेश्चन में, EA मैंने निकाल लिया यहाँ से, और R मुझे पता ही है, टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 318 केल्विन। फ्रॉम देयर आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सो आई एम मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो इन क्वेश्चन नंबर 30 the rate of reaction quadruples when temperature changes from 293 to 313 Kelvin। 4 टाइम्स हो जाता है, मुझे दिया हुआ है। ठीक है, फिर मुझे बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन assuming that it does not change with temperature। सिंपल, लॉग ऑफ के टू बाई के के टू हो जाएगा फोर्स के, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 4 के बाई के, मतलब लॉग 4 इज इक्वल टू ये जो मुझे निकालना है डिवाइड बाई आर, जो कि होता है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 टाइम्स 1/T1 minus 1/T2. So it would be 313 minus 293 divided by 293 multiplied by 313। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा मेरे ए के लिए, और मैं आराम से ए की वैल्यू से निकाल सकता हूँ। सॉल्व करने पे मुझे मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ए की वैल्यू मिल जाएगी समथिंग अराउंड 52.86 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood the concept behind this exercise। देखो, इस चैप्टर में अपने खुद देखा होगा, अगर अपने को फॉर्मूला आते हैं then this chapter is very easy। You have to just learn the formulas and solve the question, you can easily solve it। Yes, the solving is typically hard, so you need calculator for that, you need calculator for solving the questions। That's not an issue, but questions are relatively simple, you have to just know the formulas and you can easily solve them। And just chemical kinetics, you have to deal with first and second order reactions and so on. Rest is simple, just stick to the basics and you can easily do this chapter। So I hope you have understood it। If you have any problem you can revisit this video and check that। I hope I have made everything clear।
सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।